So hello everyone, my name is Mandeep Singh. I'm selected through SSC CGL 2023 and currently I'm working as an ASO in CSS. So today we will discuss about the upcoming SSC CGL 2024 और उसमें कुछ 3-4 महीने ही बचे हैं, अगस्त सितंबर में लाइंड अप है. तो हम बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर SSC CGL 2024 with right resources and right strategy. So in this discussion we will be discussing about firstly about time management क्योंकि time लिमिटेड बचा है. देन वी विल मूव ऑन टू सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी और रिसोर्सेज कौन कौन से यूज करने हैं सब्जेक्ट वाइज आपको, ठीक है. उसके बाद हम आ जाएंगे कि मॉक्स कैसे देने हैं, क्योंकि इस टाइम मेनली जो स्टूडेंट्स हैं वो मॉक्स पे फोकस कर रहे होंगे. तो हाउ टू अप्रोच मॉक्स, हाउ टू एनालाइज देम, जो सबसे बड़ा डाउट होता है कि एनालाइज करना कैसे है, कितना टाइम उस पर स्पेंड करना है, और उसी का एक रिजल्ट होगा कि इंप्रूव होगा आपका मॉक्स स्कोर. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू इंप्रूव योर मॉक्स स्कोर. अप्रोच चेंज करनी है हर चीज में थोड़ी थोड़ी और उसको एनालाइज करना चाहिए, तो उससे ही आपका स्कोर इंप्रूव होता है. और लास्ट मिनट टिप्स कुछ दूंगा कि क्या करना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में और उससे कुछ दिन पहले, वो आपके ऊपर है कि आप मानो या ना मानो. सो फर्स्टली टाइम मैनेजमेंट. टाइम कभी भी इनफ नहीं हो सकता, आप जितना मर्जी उसको देख लो कि अगर आगे भी और 3 महीने मिल जाए ना इस 3 महीने के बाद, तब भी कम लगेगा कि यार ये रह गया था ये रह गया था. ठीक है, सितंबर में है, 3 महीने बचे हैं. इज इट सफिशिएंट और नॉट, सबके दिमाग में यही क्वेश्चन चल रहा होगा कि इतने में हो जाएगा कि नहीं होगा. सही रिसोर्सेज के साथ और सही अप्रोच के साथ करोगे तो पक्का हो जाएगा. ठीक है, अभी जितनी तैयारी है और जितनी बची है, ठीक है. तो अब मेन कंसर्न ये होता है कि आप रिवाइज करते रहें, कि रिवाइज करना शुरू कर दें कि पुराने टॉपिक्स को ही पढ़ते रहें और उसके साथ साथ नए जो टॉपिक्स हमें दिख रहे हैं अभी अपकमिंग एग्जाम्स में उसको भी करें. ठीक है, और फिर अभी आप डिसाइड कर लो, ठीक है, कि आपने अप्रोच अपनी चेंज करनी है, आपने राइट रिसोर्सेज पे स्विच करना है. वरना फिर जब लास्ट एक महीना बचा होगा तो फिर सब यही कहते हैं यार अगली बार देखेंगे. 2022 में मेरे साथ भी वही हुआ था, जस्ट बिकॉज कि पहले 3 जब महीने बचे थे तो मैं सही से अपनी प्रिपरेशन को नहीं कर रहा था. ठीक है, सो स्टार्टिंग ऑफ द रीसेंट ट्रेंड्स एंड रैंक्स, कि हर बार एक नया ट्रेंड आ जाता है, एक नई चीज एसएससी छोड़ देती है बच्चों के ऊपर और उसको लेके फिर गाना होता है वक्त. 2020 में मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, सो इट वाज आर्ट एंड कल्चर नया नया आ गया था. सो एवरीबडी इज फोकस्ड अबाउट दैट कि आर्ट एंड कल्चर आ गया, जीके में आप सब वही पढ़ेंगे. 2021 में सीरीज एंड सीक्वेंस आपको याद होगा कि सब उसके पीछे थे कि सीरीज वैल्यूएशन करने. देन जो 2022 जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज आई थी, उसमें 2 चीजों पे मेंस में चेंजेस हुए थे. एक तो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन आ गए थे रीजनिंग में, और दूसरा इंग्लिश टफ आ गई थी, मेनली आरसी पार्ट जो टफ आ गया था. उसकी वजह से सबने उस पर फोकस कर दिया. 2023 जिसमें पास हुआ उसमें मैथ्स डिफिकल्ट आ गई थी. सो सब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक पेपर में कुछ ना कुछ अलग आएगा और अगले साल जो पेपर देगा वो उसमें एक्सेल करके ही आएगा. द थिंग इज उस टाइम जब आपके सामने ऐसी चीज आ जाती है जो आपने नहीं पढ़ी, जिसको उतने अच्छे से तैयार नहीं किया था, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू अबाउट दैट इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट. या मैं पहले पिछला तो देखूंगा ना कि जितना पिछली बार का आया है उससे मेरा काम हो जाएगा, और उसके बाद ये जितना भी बड़ा पार्ट आया है 10-20 नंबर से ऊपर तो आया नहीं होगा. सो 390 का अगर मेरा एग्जाम है उसमें से मेरा 340 का पिछले एग्जाम से आया है, 10-20 नंबर का कुछ जो कोई नहीं कर पाएगा और 10-20 नंबर के नए टॉपिक्स आए. सो मैं पहले यही कोशिश करूंगा ना कि मैं पिछला वाला खत्म कर लूँ. इस वाले में अगर मैंने उतना कर लिया ना तो मेरे पास कॉन्फिडेंस होगा और मैं इसमें भी अपना बेस्ट देगा. ठीक है, तो इन टाइम से डरना नहीं है कि हर बार कुछ ना कुछ नया आ जाएगा. मैंने जो पिछली बार से अपना दिमाग चलाया है, आपने जो अपना दिमाग चलाया है वो सब पे देखना, अपने टीचर पे भरोसा रखना और उसके बाद पेपर को अटेम्प्ट करना. ठीक है, इन चीजों के पीछे मत भागना कि इस साल नया क्या है, जो भी नहीं आएगा आप अच्छे ही करोगे. ठीक है, देन अब आते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी. ठीक है, स्टार्टिंग विद रीजनिंग. ये सबका फेवरेट होता है क्योंकि सबसे हो जाता है. किसी के लिए टाइम टेकिंग होता है और जो एक्सपीरियंस होता है कैंडिडेट वो जल्दी जल्दी इसको करके अपना मैथ सेक्शन पे स्विच कर लेता है. तो इसके लिए रीजनिंग को टाइम देना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज कि आप ये कर पाओगे इसमें अपना टाइम सेव करो. इस सीरीज सीक्वेंस के मेरे को क्वेश्चन आने चाहिए, मेरे को एनालॉजी के आने चाहिए, ये सब कुछ टिप्स पे होना चाहिए. 20 मिनट में मैं रीजनिंग करके आई एम आउट ऑफ रीजनिंग एंड आई मूव टू मैथ्स. कुछ 2-4 जो मुश्किल है वो बाद में देखेंगे. ठीक है, तो रीजनिंग 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइडेड होती है, वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल. सो वर्बल में हम पढ़ते हैं जो सीरीज, एनालॉजी, मिसिंग नंबर, ऑड वन आउट, ये सब होता है उसमें. तो इसमें यही होता है कि हर बार कुछ नया लॉजिक छोड़ दिया जाता है. 2-3 साल से ये हो रहा है कि लॉजिक्स भी ऑलमोस्ट सेम है, उसको एक लेवल ऊपर ले जाते हैं, बस इतना हो जाता है कि जो आपका 2 चांस में आंसर आ जाना चाहिए था वो 3 स्टेप्स में आंसर आएगा. ठीक है, तो इसमें ये होता है कि यार मैं कितने भी लॉजिक्स पढ़ लूँ मेरे को याद थोड़ी ना रहेंगे.
इट्स जस्ट दैट आप नए नए लॉजिक से अपने आप को फेमिलियर करते जाते हैं और एग्जाम टाइम पे सब कुछ फेमिलियर, ठीक है। इनके नोट्स बनाना भी पॉसिबल नहीं होता है, कितनी बार कितनी जगह छोड़ दोगे और कितने उसमें लॉजिक्स डाल लोगे, ठीक है, तो काफी मुश्किल होता है। सो इसके लिए आपको पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे। और पीवाईक्यूज मैं ये नहीं कह रहा कि किसी बुक से करना बुरा है, बट बुक से ना ये होता है कि उस टाइम एग्जाम में एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं और फिर आप वही बार बार करने लगते हो। आप कहते हो मैंने 100 क्वेश्चन कर लिए, बट आप 2-3 टाइप से ज्यादा नहीं कर पा रहे हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ रिसोर्सेज हैं, मैं इनको जानता नहीं हूँ, मैंने इनसे सिर्फ पढ़ाई की है, तो इनको आप रेफर कर सकते हो अगर आपका मन हो। अगर आप किसी अच्छे टीचर के पास पढ़ रहे हो जिन पे आपको भरोसा है, सो नो नीड फॉर दैट, इनको एक बार चेकआउट करना अगर आपको लगता है कि आप ऐसे पॉइंट पे हो कि रिसोर्सेज अभी कम पड़ रहे हैं, ठीक है। तो सोर्सेज हो सकते हैं सिग्मा अकेडमी बाय हेमंत सर, सबको ही पता होगा इनके बारे में, बहुत बढ़िया चैनल है इनका। सो इस पे जाके आपको क्या करना है कि जितनी भी इनकी प्लेलिस्ट है ना देख लो, ये अलग अलग लॉजिक्स को अपने तरीके से और कम टाइम में कैसे करना है वो बताया जाता है, ठीक है। और फर्स्ट स्टेप पे इनको ही रखना है क्योंकि हर टाइप का लॉजिक लाते हैं, मुश्किल आसान, ठीक है। तो आसान आसान इनके देख लो कि मुश्किल ना भी समझ आए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पहले आसान तो समझो। देन विल मूव ऑन टू पॉइंट की। इनका आई थिंक टेलीग्राम चैनल है और एक यूट्यूब चैनल भी है। तो यूट्यूब चैनल पे इन्होंने 2-3 वीडियोस डाली होंगी फॉर रीजनिंग, फॉर सीरीज, इसके लिए पर्टिकुलर सीरीज एंड एनालॉजी के लिए। तो इस पर उन्होंने काफी अच्छा समझाया हुआ और रिसेंट ट्रेंड्स को फॉलो किया, सो यू कैन रेफर दैट आल्सो। और फाइनली जाना है एंडगेम एसएससी पे, ये तब होता है जब आप थोड़े प्रिपेयर हो। इनके वीडियोस ऐसे मत देखना क्योंकि ये क्वालिटी कंटेंट है, तो जब थोड़े से तैयार हो देन मूव ऑन टू एंडगेम एसएससी। स्टार्टिंग में जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा वर्बल पार्ट। सेकंड मूविंग ऑन टू नॉर्मल वर्बल, इसमें हमारी आती है इमेज, फिगर काउंटिंग एक्सेट्रा, ठीक है। इजी होता है बट सम टाइम इट गेट्स टाइम टेकिंग, ठीक है, कि उस टाइम पे समझ नहीं आता यार ये क्वेश्चन छोड़ूं कि इसको रख दूं, कि इतना इजी क्वेश्चन छोड़ गया तो उस टाइम प्रेशर आ जाता है कि यार ये क्वेश्चन नहीं हो रहा तो बाकी पेपर कैसे होगा, ठीक है, कोई बार ट्रिकी आ जाता है। और रीसेंट ट्रेंड्स इसके ना ट्रेंड के हिसाब से ही चलता है, एक ही ट्रेंड चल रहा होगा वही आता जाएगा। तो बेसिकली अगर इसको सीखा नहीं है अभी तक तो पीयूष सर है, पीयूष वार्ष्णेय सर, उनके वीडियोस देख लो, उन्होंने काफी अच्छा समझाया हुआ, काफी पुराने वीडियोस हैं बट दे आर स्टिल रेलेवेंट, ठीक है। और देन मूव ऑन टू अगेन सिग्मा अकेडमी बाय हेमंत सर, इन्होंने जितने भी अभी रिसेंट टाइम में क्वेश्चन आए होंगे वो करा देंगे। और इसके साथ साथ एक चीज ध्यान रखना, जो भी मॉक्स दे रहे हो उसके थ्रू आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, तो ये ना सोचना कि मेरी प्रैक्टिस कहीं लैग कर, ठीक है। और फिर फाइनली जब सब कुछ हो जाए और एग्जाम टाइम आने वाला देन गो फॉर एंडगेम एसएससी, और एंडगेम एसएससी की कोशिश करना कि नोट्स बना, ठीक है। फिर आता है एनालिटिकल, जो अभी 2022 में इसका खौफ बहुत बढ़ गया था कि काफी मुश्किल आ रहा है, हमारे टाइम पे काफी इजी हो गया, ठीक है। तो इसके दो ही, मेरे को जितना भी समझ आया है इसमें दो ही टाइप्स हो सकते हैं, या तो वो सिंपल होगा कि कॉमन सेंस से आ जाए, या तो वो कुछ एम्बिगियस होगा, ठीक है। राइट अप्रोच अलग अलग टीचर्स बता रहे हैं बट देयर इज नो कंक्रीट प्रूफ कि पेपर में आपका आंसर सही मान लिया जाएगा, ठीक है। इस पे काम करो, अगर अभी टाइम है तो एक वीक इस पे यूट्यूब की वीडियोस देख के लगा लो, ठीक है। कौन सा सर थे, पीयूष मिश्रा सर है आई थिंक, राहुल मिश्रा सर, ऐसे ही कुछ नाम है उनको एक बार सर्च कर लेना, काफी पॉपुलर टीचर हो, तो उनको देख लेना, तो वो तुम्हें अप्रोच बता देंगे ऐसे क्वेश्चंस को करते कैसे, ठीक है। उसके बाद सिर्फ आपको पीवाईक्यूज करने हैं फॉर एसएससी सीजीएल एंड एनटीपीसी, इसका कंटेंट अवेलेबल होगा टेलीग्राम पे, कहीं पे भी देख लेना, मिल जाएगा, ठीक है। देन अगेन इसका बेस्ट कंटेंट एंडगेम एसएससी पे, एक बार उसको देख लेना कि ये कैसे क्वेश्चंस को हैंडल कर रहे हो। हर क्वेश्चन में हर टाइप का एक एक क्वेश्चन रखा हुआ उनकी वीडियोस में, तो उससे आपको पता चल जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। उससे ज्यादा इस पे कुछ भी टाइम मत लगाना, आपको कंफ्यूज ही करेगा और श्योर भी नहीं है कि इस बार पेपर में आएगा कि नहीं, एक बार आया एक बार नहीं आया, तो इस पे इतना ही टाइम लेना, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, मैथ आ गई। तो आप दो टाइप के लोग हो सकते हैं, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है या जिनका पार्शियली कंप्लीट हुआ है, कि आधा अधूरा भी बीच में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अगर कंप्लीट नहीं है तो भाई उसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर दो, और लास्ट टाइम पे फिर आप यही कहोगे कि यार स्पीड नहीं आई, आता तो पूरा था। स्पीड तभी आएगी जब आप उसको एंडलेस नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। सो इसका ये सीन है कि अभी तो सिलेबस कंप्लीट करो, देन मूव ऑन टू रिवीजन, पीवाईक्यूज एंड देन मॉक्स, ठीक है। रिवीजन कैसे करना है, अगर कंप्लीट हो चुका है सो फाइंड आउट योर वीक टॉपिक्स थ्रू मॉक्स एंड स्टार्ट विद देम, ठीक है। कि रोज मैंने मॉक लगाया, आज मेरा इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं हुआ कि सीआई का यार रोज ही गलत हो जाएगा, सो आई मूव ऑन टू सीआई, उसके नोट्स देखूंगा कहाँ पे कॉन्सेप्ट्स मिसिंग है, मेरे टीचर्स की वीडियोस देखूंगा कि मैंने नोट्स अगर अच्छे से नहीं बनाए थे तो मैं उन पार्ट्स को हाईलाइट करूंगा और उन पे काम करूंगा, ठीक है। अगर सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो 2 चैप्टर पर वीक आपके कंप्लीट होने ही चाहिए, पर रिवीजन जो अलग पढ़ रहे हो वो तो है ही,
रिवीजन एटलीस्ट 2 चैप्टर का होना चाहिए और उनके शॉर्ट नोट्स बना लेना। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं कि मैंने एक कंसेप्ट लिखा और उस कंसेप्ट का मेरे नोट्स में जो बेस्ट क्वेश्चन है ना उसको लिख लिया, ठीक है। सिलेबस अगर पार्शली कंप्लीटेड है तो वीकेंड पे आप रिवीजन करो, फॉर सैटरडे संडे अपना रिवीजन भी कर लो, एक चैप्टर का रिवीजन कर लो, कुछ 25-26 टॉपिक्स होते हैं, तो आपका ये होगा कि पहले तो सिलेबस जब तक कंप्लीट हो रहा है तब तक ही 4-5 टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे बड़े बड़े, उसके बाद यू कैन गो फॉर 2 टॉपिक्स पर वीक, तो उससे आपका जल्दी होने लग जाएगा रिवीजन, ठीक है। एग्जाम टाइम तक आप कंफर्टेबली कर सकते हो। वंस यू आर डन विद योर रिवीजन, वंस यू आर डन विद योर शॉर्ट नोट्स, ठीक है, उसके बाद जब शॉर्ट नोट्स देखोगे ना तो आपको सब कुछ ध्यान आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अब मैं हर हफ्ते अपना सिलेबस रिवाइज कर सकता हूँ, हर 3 दिन में भी कर सकता हूँ, एक बार प्रैक्टिस हो गई तो, ठीक है, अपने शॉर्ट नोट्स से। बीच में अगर कहीं दिक्कत लग रही है देन यू कैन गो बैक टू योर ओल्ड नोट्स या फिर ओल्ड वीडियोस, उससे कर सकते हो। बाकी शॉर्ट नोट्स से ही काम चलाना पड़ता है लास्ट टाइम से, ठीक है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? PYQs की। एक जैसे मैंने की थी करंट मुद्दे 4.2, ये बुक आती है टेलीग्राम पे अवेलेबल होगी करंट मुद्दे की। तो इसको जब आपका सिलेबस हो जाए, आपके PYQs हो जाए, तो इसमें थोड़े मुश्किल PYQs होते हैं जो रेपिटेटिव नहीं होते, ठीक है। हर कंसेप्ट का क्वेश्चन मिल जाएगा, सो यू कैन डू इट फॉर 3 to 5 टाइम्स, एक बार 2 बार, तीसरी बार में ये होगा कि जो आपके हाईलाइटेड क्वेश्चन है आप सिर्फ वो करते हो। 3 to 5 टाइम ये ना समझना कि पूरी लगानी है, हो सकता है 5th टाइम पे आप 10 क्वेश्चन ही लगा रहे हो जो आपको नहीं आते, जो आपके हर बार फंस जाते हैं, ठीक है। तो यही उसके नीचे एडवाइस लिखी कि जब कोर्स कंप्लीट हो जाए तभी इसको उठाना, वरना दिक्कत होगी, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के साथ आपको इसके सेक्शनल मार्क्स पे भी ध्यान देना होता है। सेक्शनल मार्क्स जिस दिन रिवीजन होता है उस दिन एक दे लिया करो, ठीक है, सैटरडे संडे को एक दे लिया, तो उससे पता चल जाएगा कि मेरे टॉपिक्स वीक कौन से हैं, मेरे टॉपिक टाइम टेकिंग कौन से हैं, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन वन क्वेश्चन। ईगो में आ जाता है इंसान कि यार ये तो इतना इजी टाइप क्वेश्चन है, मेरे को इस टाइम क्यों नहीं आ रहा। वो चीज मॉक में करनी है तो कर लो, और मॉक में भी जल्दी उस चीज को छोड़ दो, ईगो में मत लेना क्वेश्चन को, बहुत टाइम वेस्ट होता है, और अगर एग्जाम में लिया तो अटेम्प्ट वेस्ट होता है, ठीक है। फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स, ठीक है। जितने मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उन पे भी मैं काम करता रहूंगा फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि महीने में मैंने एक दिन दे दिया कि इनको एक बार देख लूँ कि मेरा स्ट्रॉन्ग से वीक तो नहीं होता है, और वीक पॉइंट्स पे मुझे डेली काम करना है, ठीक है। टाइम टेकिंग के क्वेश्चन जो होते हैं आपके 1 से 1.5 मिनट ले जाते हैं, ठीक है। और नोट डाउन द ट्रिकी वंस एंड न्यू टाइप। ट्रिकी वंस से मेरा मतलब ये है कि आपने उस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है, बट मॉक में जो भी एग्जाम सेट कर रहा है, जो भी मॉक सेट कर रहा है, उसमें एक नई ट्रिक निकाली, एक नया उसको टाइप से क्वेश्चन में पूछा, सो नोट दैट। वो सब हो सकता है एग्जाम में, तो उससे आपका अप्रोच भी बढ़ता है, उस पर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि अगर ये ऐसे भी आ गया तो मैं कर लूंगा, ठीक है। नोटबुक को वीकेंड पे रिवाइज कर लेना अपनी जब बन जाए, ठीक है, और जो भी चैप्टर टेंशन मांग रहा है उसको देखते रहना। और जो मैंने चैनल अभी आपको बताऊंगा, एक तो अगर किसी क्वेश्चन पे लगता है कि आपकी अप्रोच ठीक नहीं है तो उस अप्रोच पे चले जाओ, ठीक है। जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने अगर रेशियो एंड एलिगेशन लिख दिया कि कुछ क्वेश्चन मेरे रेशियोज होते हैं, कुछ क्वेश्चन मेरे एलिगेशंस होते हैं, अगर एलिगेशन से नहीं आ रहा, उससे जल्दी हो रहा है और आपको नहीं आ रहा है, तो आपके लिए तो देर से ही हो रहा है ना, सो गो फॉर रेशियो। ऐसे ही हर चीज में जो आपके लिए बेस्ट है आप उसको करो, ठीक है। रिवर्स इंजीनियरिंग, जब कोई क्वेश्चन नहीं आता तो हम उस पर रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, एक लेवल तक ठीक है, बट जब सिलेबस हो जाए तो देन गो फॉर कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू इंग्लिश। इंग्लिश में 3 चीजें हमारी, ग्रामर, वोकैबुलरी और आरसी, ठीक है। बट इसी में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि 3 चीजें लिखी हैं बट सिलेबस बहुत बड़ा होता है। तो अगर आपने ग्रामर पढ़ ली है तो उसके नोट्स रिवाइज करते हो, उसके भी शॉर्ट नोट्स अगर बना सकते हो तो गो अहेड बना लो। उस टाइम लगेगा टाइम वेस्ट कर रहे हो, बट आफ्टर अ मंथ आपको ऐसा लगेगा कि यार ये सही चीज कर ली मैंने, अब मेरा रिवीजन जल्दी हो रहा है। और अगर अभी नहीं की है तो किसी भी टीचर से 2 महीने का कोर्स कर लो, ग्रामर सुधर जाएगी। और मैंने अमन विशेष सर से किया था, तो मैं बस ये बता रहा हूँ। और उसके बाद अपने नोट्स, अपना रिवीजन, ये सब उसके साथ कंटिन्यू करना, वरना ग्रामर वॉश आउट हो जाती है बहुत जल्दी, ठीक है। इसको रिटेन कैसे करना है? रोज मैं नोट्स रिवाइज तो कर नहीं सकता, रोज अगर करूँगा बोर हो जाऊंगा, ठीक है। सो फॉर दैट यू हैव टू गो फॉर सेक्शनल बुक्स। इंग्लिश के लिए इंग्लिश, और उसमें जीके भी आ जाती है, तो जीके का भी दे लो यार, क्या यार। और उसके साथ पिनाकल की बुक ले आओ, या फिर और भी जो बुक्स आती हैं जो PYQs क्या कहते हैं कंपाइल कर देती हैं, उनको आप कर सकते हो। और जैसे कोई रूल नहीं याद हो रहा तो उसको अपने शॉर्ट नोट्स में हाईलाइट करते रहना, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू वोकैबुलरी। वोकैबुलरी उसमें ये होता है कि ब्लैक बुक कर लेंगे, लाल किताब कर लेंगे, कुछ तो कर लेंगे, तो इतना सब कुछ फिजिबल नहीं होता अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। वो कैब को सब लोग साइड में करते रहते हैं, और बहुत कम लोगों के पास इतनी कंसिस्टेंसी होती है कि वो रोज न्यूज़पेपर पढ़ के अपनी डायरी मेंटेन कर ले, ठीक है।
तो उसके लिए अगर अभी तक वो कैप स्टार्ट नहीं की और वो कैप में वीक हो या फिर कुछ नहीं पता उसके बारे में, तो ये सबसे सही चीज़ है, ये कर लेना। 20 सेट्स ऑफ द पंडित्स एक ग्रुप है एसएससी सीजीएल के लिए, तो उन्होंने 20 सेट निकाले थे एक टाइम पे, ठीक है। उसमें उन्होंने पीवाईक्यूज के जो मुश्किल वर्ड्स है ना, जो हम डेली यूज में नहीं लाते, उनको उन्होंने डिस्कस किया है, और हर वर्ड के साथ उनके 5-5 सिनोनिम्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। वो भी होपफुली पीवाईक्यूज ही है। सो 20 वर्ड्स 20 सेट्स 400 वो हो गए, और हर एक के 5-5 सिनोनिम्स रफली, तो 2000 वर्ड्स हो जाते हैं। तो एक काम करना, अपना जो भी रेफरेंस लेना है, जो भी रजिस्टर लेना है, उसको उठाओ, उन 2000 के 2000 वर्ड्स का जो भी याद नहीं हो रहा उसका आपके पास सेंटेंस होना चाहिए। सेंटेंस में भले ही ह्यूमर डालो, भले ही कोई इंसिडेंट डालो, भले ही कोई ऐसी चीज डालो जो आपको याद रहे, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस बनाना, उससे बहुत जल्दी वो कैब याद होगी। और अगर आप इतना ही पढ़ लो तो मेक श्योर 2000 में से आपको 1900 वर्ड्स ना याद हो, पूरे के पूरे याद हो, क्योंकि आपका आर्सेनल वैसे ही बहुत छोटा है, उसमें आप कुछ छोड़ नहीं सकते, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अगेन द पंडित्स ने एक सेट निकाला था 500 का या 400 का, ऐसे कुछ था, तो बेस्ट करके वो आता है, वो उनके पेज पे फ्री पड़ा हुआ है, वो आप निकाल सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से उनके। उसके बाद इडियम फ्रेजेस, फिर उन्होंने निकाला था 500 बेस्ट का, उसको आप रेफर कर सकते हो। मतलब ये 500 से ये होता है क्योंकि ये पीवाईक्यूज है और मुश्किल वाले भी इसमें कवर होगा, तो कुछ बचता नहीं है। आप एक बार सब ये सब कंप्लीट कर लो, देन यू कैन गो ऑन टू बुक्स एंड अदर कंटेंट दैट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, बट अभी के लिए सबसे पहले ये कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। देन स्पेलिंग पीडीएफ, स्पेलिंग का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो बड़ा उस टाइम हार्ड होता है कि यार इस पे प्रैक्टिस नहीं की, फर्जी के 3-4 नंबर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए पंडित ने क्या किया था, स्पेलिंग के नाम से भी एक पीडीएफ निकाली थी उन्होंने, और जिस टाइप के स्पेलिंग एरर पूछे जाते हैं उन सबको एक ही में कंपाइल कर दिया कि इस तरीके से एक स्पेलिंग एरर आएगा जहाँ पे डबल एल होता है, जहाँ पे आई और ई होते हैं, ऐसे ही एरर्स आते हैं मेनली, तो उन्होंने वो सब भी एक तरीके से कंपाइल कर दिया, तो आप उसको रेफर कर लेना, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट है, ये सब आप पंडित का कर चुके हो, आप पंडित के मेंबर हो, सो यू कैन गो फॉर ब्लैक बुक और बुक ऐप, जो भी आपने पढ़ी है उसी का रिवीजन करते रहो, ठीक है। देन आरसी 2022 में हार्ड आया था, 2023 में बहुत इजी आ गया था, तो इसका क्या करना है कि एक बार इजी आ गया, एक बार हार्ड आ गया, तो मैं इसकी तैयारी करूँ। अभी मेरे पास 3 महीने हैं और आरसी को मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा कुछ में। सो फर्स्टली यू हैव टू नो हाउ टू अटेम्प्ट एन आरसी rather than practicing every day। आप वहीं के वहीं हो, और रोज मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक दिन अच्छा आ गया नंबर, एक दिन खराब आ गया, सो अटेम्प्ट करना तो आना चाहिए ना। तो अमन सर के चैनल पे उन्होंने एक बार अटेम्प्ट करना सिखाया हुआ है, एक चैनल और था आरसी स्कैनर के नाम से, उन्होंने भी अटेम्प्ट करना सिखाया हुआ है। अमन सर के चैनल पे उतने वीडियोस नहीं है आरसी को लेके, तो आप क्या कर सकते हो, दूसरे पे आरसी स्कैनर पे जाके उन्होंने भी करना सिखाया था, ठीक है। तो फर्स्ट मेरा ये रहेगा कि मॉडरेट वाले अटेम्प्ट करना, सीधे कैट वाले मत उठा लेना यार, ठीक है, परेशान हो जाओगे। तो डिफिकल्ट आरसी वंस इन अ व्हाइल कर सकते हो टू कीप योरसेल्फ ग्राउंडेड, कि हवा में मत उड़ो कि इजी में मेरे पूरे नंबर आ रहे हैं, तो वंस इन अ व्हाइल डिफिकल्ट कर लेना, बट मेक श्योर कि मैं मॉडरेट कर रहा हूँ, ज्यादा इजी भी नहीं कर रहा, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं कर रहा, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स बाय अमन सर की एक वीडियो ऐसी आई थी, उसमें उन्होंने थीम टोन सब कुछ अलग कर दिया था कि इसको कैसे वेरीफाई करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है हर बार एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखना, ये जरूर पढ़ के जाना, वरना वेस्ट हो जाएगा एक क्वेश्चन आपका, ठीक है। और उसके बाद वही है कि एक बार आपको करना आ गया, देन प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू जनरल स्टडीज, बहुत बड़ा टॉपिक है, कम टाइम में कैसे कंप्लीट करना है। सो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ अभी तक थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लिया होगा, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फिर तो परमार सर ही बचते हैं, उनके या तो वीडियोस देख लो जो लास्ट टाइम रिवीजन के होते हैं, या तो उनके कोर्स में एनरोल कर लो, जैसा आपको सही लगे, ठीक है। हिस्ट्री के लिए जो आपका कंप्लीट होना चाहिए इस टाइम तक, एक टाइमलाइन रेडी होनी चाहिए सारे इवेंट्स की, ठीक है, अपने नोट्स में कि इस टाइम पे ये हुआ, कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री अगर पढ़ रहा हूँ तो एक टाइमलाइन मेरे दिमाग में क्रिएट होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी डिफिकल्ट आ गया तो एटलीस्ट मैं ऑप्शन एलिमिनेट कर पाऊँ थ्रू द टाइमलाइन विच आई हैव इन माय माइंड, ठीक है। उसके बाद नोट्स होते हैं, नोट्स पढ़ पढ़ के एक टाइम पे आदमी बोर हो जाता है, सो टाइम टू टाइम क्विज और सेक्शनल जरूर देते रहना। इसके भी हिस्ट्री के जो भी आपने मेंटरशिप ज्वाइन की, जो भी आप टीचर को फॉलो कर रहे हो, वो अपने चैनल पे क्विज और सेक्शनल डालते हैं, जो मैंने ज्यादातर देखा है अनयूज्ड ही होते हैं, तो उनको जरूर यूज करना, ठीक है। देन गोइंग फॉर ज्योग्राफी, सेम जैसे हिस्ट्री में आपको टाइमलाइन पता होनी चाहिए, ज्योग्राफी में आपको इंडियन मैप का एक अंदाजा होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई बात हो रही है, मुझे सॉइल का क्वेश्चन आ गया, तो मैं दिमाग में इमेजिन कर सकता हूँ यार मेरा भारत ऐसा दिखता है और यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है, बाकी ऑप्शन अगर बिल्कुल ही लगे तो मैं आंसर निकाल, ठीक है। देन सेम अपने नोट्स, क्विज और सेक्शनल,
और ज्योग्राफी में एक मेजर पार्ट आ जाता है स्टैटिक का, ठीक है। स्टैटिक मेनली इसी से डील करता है। स्टैटिक के लिए अभी मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स, अगर कुछ भी नहीं आता इकोनॉमिक्स में तो आप रेन मैम के नोट्स रेफर कर सकते हो, बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाया हुआ उन्होंने, पढ़ के भी काम चल जाएगा। और अगर पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है, इकोनॉमिक्स से कभी कोई आता नहीं रहा, तो उन्होंने उसकी मैराथन वीडियो भी डाली हुई है। आई थिंक सर्च करोगे तो सबसे ऊपर वही वीडियो आती है, उसी पे सबसे ज्यादा व्यूज है, तो आप उसको देख सकते हो। पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के मल्टीपल रिवीजन कर लेना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, द आर्टिकल्स, द डीपीएसपी, मतलब उसी के अंदर तो वही सब टॉपिक्स हैं घुमा फिरा के, तो उनके मल्टीपल रिवीजन करके जाना, उससे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। करंट अफेयर्स पे आते हैं कि काफी बड़ा टॉपिक है, बट इसके लिए ना कोई दो सोर्सेज रखना, एक सोर्स पे रिलाय मत करना, कोई भी दो सोर्सेज रख लेना। एक तो स्पीडी जरूर रखना, क्योंकि कोई भी अगर अपनी पीडीएफ डालता है ना कोई भी चैनल, तो वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए डालते हैं, वो 6 महीने के पीछे तक डालते हैं। स्पीडी का ये क्या होता है कि 1 साल की होती है, तो जितने भी स्टैटिक वो इवेंट चल रहे होते हैं ना, वो उसमें रिकॉर्डेड होते हैं, तो वो आपको जरा से एक्स्ट्रा एज दे देगा बाकी स्टूडेंट की कंपेरिजन में। दूसरी चॉइस आपकी खुद की हो सकती है, करंट मोदी अपनी खुद की मैगजीन चलाते हैं, उसके बाद द पंडित के भी 101 लाइनर आते हैं, उसके बाद आरबी की भी एक वो आती है बुकलेट, उसको आप रेफर कर सकते हो। तो जो भी आपको चॉइस, जो भी आपको अच्छी लगे, आपके पर्सनल इंस्टीट्यूट पे कोई मैगजीन निकलती तो आप उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। स्टैटिक के लिए करंट मुद्दे टाइम टू टाइम पीडीएफ निकालता रहता है, या तो मैंने आपको सोर्स बता ही दिया था, परमार सर ने काफी अच्छे से करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं परमार सर के चैनल पे, अगर आप जाओगे तो ऐसे टॉपिक्स भी कुछ हैं जो आपको कहीं नहीं मिलते, ठीक है। इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड होते हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो फ्रीन मैम ने काफी पहले वो वीडियो निकाली थी, और अभी दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो वो आपको वहां मिल जाएंगे। जो भी टॉपिक्स यूट्यूब पे कम पढ़ाए गए वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर लास्ट टाइम पे किसी टॉपिक पे क्लैरिटी नहीं आ रही है तो यू कैन रेफर दैट, ठीक है। लास्ट बचता है कंप्यूटर। कंप्यूटर अभी तो मेंस के टाइम पे काम आएगा, बट अभी से अगर तैयारी स्टार्ट करनी है, काफी कुछ सिलेबस का हो चुका है, तो देन यू कैन रेफर दिस। सबसे पहले तो IN3 बुक कंप्लीट कर लेना, बहुत ईजी लैंग्वेज है और बहुत जल्दी हो जाती है, दिन के 4-4 चैप्टर भी हो जाते हैं, एक बार आपने मार्क कर लिया ना उसमें तो बहुत जल्दी हो जाता है। और उसके बाद जितनी मुझे प्रैक्टिस करनी है ना किसी भी स्टूडेंट को, वो आरबीआई की जो सबसे अपडेटेड पीडीएफ होगी, आई थिंक वो 2 या 3 निकाल चुके हैं, जो उसमें सबसे अपडेटेड होगी ना उसको निकाल लेना, उसके सारे BYQs कर लेना, तो उससे क्वेश्चन आ ही जाता है होपफुली, ठीक है। और अगर रिसेंट कोई एग्जाम हो रहा है तो उसके भी क्वेश्चन आप देख सकते हो। देन टाइपिंग अभी से स्टार्ट कर लो, लास्ट टाइम पे दिक्कत होती है, 2022 का अटेम्प्ट मेरा इसी वजह से खराब हुआ था, बिकॉज आई कुडंट क्लियर द टाइपिंग, ठीक है। सो अगर बिगिनर हो, बिल्कुल ही टाइपिंग का कुछ नहीं पता, सो टिप10 नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, ये आरबी ने रिकमेंड किया था आई थिंक मुझे, शोन सर ने। तो इस पे जाके आपको बेसिकली हैंड प्लेसमेंट सिखा देता है वो, कैसे आप अपनी उंगलियां रखते हो इस कीपैड पे, ठीक है। उसके बाद वंस यू आर डन विद दैट, वो महीने में हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि टाइपिंग बाबा नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, वो फ्री है, उसके एड्स वगैरह साइड कर लेना, तो उस पर 15 मिनट के 3 पैरा स्टार्टिंग में टाइप करने हैं। फिर क्या करना, जब 15 मिनट में कंप्लीट होने लग जाए, देन इम्प्रूव योर स्पीड, कि 15 मिनट में कंप्लीट हो गया उसको छोड़ना देना, उसको 10, 11, 12 मिनट तक लाना। और वंस यू हैव डन दैट, तो फिर ऑल्टरनेट डेज पे 1 या 2 पैरा कर लीजिए, कि बस स्पीड बनी रहे जितनी बन गई है। तो रिकमेंडेड होती है कि 40 के आसपास रखो, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको यही लग रहा होगा कि मार्क्स कैसे लेने हैं, कैसे एनालाइज करने हैं, ठीक है। सो सेक्शन 1, इसमें हमारी रीजनिंग होती है सबसे पहले, ठीक है। कि सेक्शन 1 में जब भी अटेम्प्ट करना, तो मेरा मानना ये है और काफी टीचर्स का, कि रीजनिंग से ही स्टार्ट करना, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वही इजी होती है। अगर मुश्किल है तो उस टाइम हम एनालाइज कर लेंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली रीजनिंग से ही स्टार्ट करते हैं सारे, ठीक है। 20 से 22 मिनट देने हैं आपको रीजनिंग के सेक्शन में, ठीक है। इससे ज्यादा मत देना, भले ही आपके 23 से 27 क्वेश्चन हो गए, भले ही सिर्फ 20 से 22 क्वेश्चन, ठीक है। मूव ऑन टू द मैथ सेक्शन। अभी इतना क्वेश्चन कर लिया है, उसके बाद आगे देखेंगे, लास्ट में हम टाइम जो अपना सेव करेंगे उसमें हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और जब रीजनिंग अटेम्प्ट कर रहे हो तो टफ क्वेश्चन, सीरीज, एनालॉजी, एनालिटिकल के अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन आ गए हैं, और भी अगर कुछ डिफिकल्ट आ गया, तो उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखना, वही बात है, ईगो में मत लेना, ठीक है। सेक्शन 1 स्टार्ट करते हैं कि रीजनिंग मैंने 20-22 मिनट दे दिए, अब जो मेरे पास 38-40 मिनट बचे हैं, ठीक है, सेक्शन 1 के पार्ट 2 के लिए फॉर पॉइंट, उसमें मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग 20 मिनट में जो आसान क्वेश्चन है ना उनको करता हुआ निकल जाऊंगा, और मोस्ट प्रोबेबली 20 से 24 क्वेश्चन तक ना बहुत आसान होते हैं, बाकी ही 6 से 8 क्वेश्चन में ही हमारी नॉलेज टेस्ट हो रही होती है, हमारी पेशेंस टेस्ट हो रही होती है। तो 20 मिनट में पहले वो 20-22 क्वेश्चन हम निपटाते हैं, ठीक है। स्किप करके हो रहा है तो स्किप करके करो, सीरियल वाइज हो रहा है तो सीरियल वाइज करो, ठीक है। मुश्किल क्वेश्चन उस टाइम छोड़ते जाना, ठीक है।
सम क्वेश्चंस आर 15 सेकंड्स एंड फॉर सम यू नो हाउ टू अटेम्प्ट देम, कि अगर वो 15 सेकंड का क्वेश्चन है तो मैं कर लूंगा, और अगर मुझे सामने देख के दिख रहा है कि भाई ये तो ऐसे ही अटेम्प्ट होगा और 50 सेकंड में आंसर आएगा, तब मैं करूंगा, ठीक है। उसके अलावा मैं सारे क्वेश्चंस को भी छोड़ दूंगा, ठीक है। आखिरी के 20 मिनट बचे हैं। अब 5-6 क्वेश्चन जो मैंने रीजनिंग में छोड़ दिया, मैं रीजनिंग पे वापस जाऊंगा, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन जो वहां बचे हुए थे ना, पहले उनको निपटाऊंगा कि 8-9 क्वेश्चन बचे, इसमें से 5-6 अभी कर लिए, 3 मुश्किल होंगे, उसका देखते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको अभी तक समझ नहीं आ रहे थे उस एग्जाम में, बट वंस यू हैव स्टार्टेड राइटिंग ऑन योर शीट, आपका दिमाग उसको प्रोसेस करने लग गया कि यहाँ भाई ऐसे हो जाए, ठीक है। फिर 5-6 मिनट में मैं क्या करूंगा, 5-6 क्वेश्चन जो मेरे मैथ के बचे हैं वो 8-9 मिनट में होंगे, ठीक है। और ये करने के बाद ना 2-3 क्वेश्चन ही बचते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स आए होते हैं, और हाथ में 3-4 मिनट ही बचे होते हैं, तो ठीक है। डोंट गेट नर्वस एट दैट मोमेंट। उसमें 2-3 क्वेश्चन में अगर नर्वस हो गए ना तो 2-3 के 2-3 ही छूट जाएंगे, और अगर उस टाइम थोड़ा सा भी दिमाग लगा दिया, 1 या 2 हो गए, उससे सिलेक्शन भी हो जाता है, उससे रैंक भी अच्छी हो जाती है। तो लास्ट टाइम बहुत मैटर करता है, उस टाइम नर्वस ना होना, मॉक में सारी चीजें करके देख लेना कि मैं कितना नर्वस हो रहा हूँ, उसको एनालाइज करना, और नेक्स्ट टाइम जब मॉक देने बैठो कि आखिरी 2-3 मिनट में भले मेरे से एक क्वेश्चन ना हो बट मैं नर्वस नहीं हूँ, ठीक है। सेक्शन 2, इसमें सिर्फ अपनी नॉलेज डिपेंड करती है कि कितना आपने इंग्लिश को पढ़ा था, कितने आपने नोट्स, कितने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, कितना आपने वो कैप पे ध्यान दिया था, कितना आपने आरसी में अपनी जान दी थी, ठीक है। कैसे वो उसी पर डिपेंड होता है। उसके बाद आते हैं कि जीके में क्या करना है। जीके में भी सेम, जितनी नॉलेज है, जितने लेक्चर्स अटेंड किए थे, जितने क्विजेस दिए थे, वो सब नॉलेज अगर टाइमलाइन याद होगी, मैप से याद होंगे तो आप कर पाओगे। इसमें टाइम सफिशिएंट होता है, सिर्फ आपकी नॉलेज की बात होती है, ठीक है। लास्ट में कुछ टिप्स हैं कि एग्जाम टिप्स हैं और एग्जाम प्रिपरेशन के टिप्स हैं, ये आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे देखते हो। एक तो अपना स्कोर एनालाइज करना बंद कर दो यार, कि मेरे को भी थोड़े बहुत ही मैसेजेस आते हैं जिन स्टूडेंट्स के पास मेरी आईडी है कि इतना स्कोर आ रहा था, 165 आ रहा था, अचानक से 138 हो गया, फीलिंग डीमोटिवेटेड, अब क्या करना है, कि छोड़ दे तैयारी, क्या करते हैं भाई। पहले परसेंटाइल तो देखो, हो सकता है 165 में आपकी 89 परसेंटाइल हो, 138 में 95, है ना। तो परसेंटाइल डिपेंड करती है, मुश्किल है सबके लिए, मुश्किल आसान है सबके लिए आसान है, ठीक है। सो व्हाइल अटेम्प्टिंग टफ मार्क्स कीप योरसेल्फ टुगेदर। अगर टफ आ गया है तो सबके लिए टफ है, उस पर ये देखें कि मैं अपना कितना इसमें कंपोजर मेंटेन कर सकता हूँ, मैं कितने अच्छे से इस मुश्किल वक्त में अपना बेस्ट दे सकता हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया है कि मेरे 128 मार्क्स आए थे, करंट मुद्दे का ही मॉक था, और उसमें मेरी रैंक 5 आई थी, ठीक है। तो आप देख सकते हो 128 में आप एक्सपेक्ट करते नहीं कि आपकी कट ऑफ भी क्लियर होगी, वो इतना मुश्किल मॉक था, ठीक है। तो ऐसे मॉक्स कभी कभी आ जाते हैं जस्ट कि आप हवा में ना उड़ो, ठीक है। तो ऐसे दे देने चाहिए कभी कभी मॉक्स, और अपना कंपोजर भी टेस्ट कर लेना चाहिए। प्रिपेयर लाइक इट्स लास्ट अटेम्प्ट, यार अभी मैं 23 का हूँ, अभी तो अटेम्प्ट बहुत बचे हैं, देख लेंगे अगली बार, भाई इस बार जान दे दे, इस बार नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार मैंने मेहनत कर ली, अगली बार हो जाएगा, या तो इसी बार हो जाएगा, ठीक है। वीकेंड रिवीजन के लिए रखना, भले किसी भी स्टेज पे हो, वीकेंड पे सिर्फ रिवीजन करना, वरना बाद में रिग्रेट होता है कि यार सब कुछ पढ़ लिया, रिवीजन नहीं हो पाया, ठीक है। प्रिपरेशन आपने की है, बिलीव इन योरसेल्फ, 3 महीने बचे हैं, चैनलाइज करो अपनी पूरी मेहनत को, अच्छे खासे नंबरों से सिलेक्शन हो, ठीक है। जो भी इंटरनेट पे हर चीज़ नहीं पढ़नी, हर चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है, तुम जितना पढ़ रहे हो उसको एटलीस्ट ढंग से पढ़ो, ठीक है। एंड एट लास्ट जो पूरी पीपीटी में मेंशन किया है, मल्टीपल रिवीजन इज द की टू कॉन्फिडेंस, ठीक है। मल्टीपल रिवीजन करते रहो, आपको लास्ट में ये नहीं लगेगा कि मेरी कुछ तैयारी नहीं है, आपको ये लगेगा मैंने जितना पढ़ा है उतना बहुत है, ठीक है। सो थैंक यू, आई होप आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर पाएगी। सो कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द बेस्ट।